हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, प्रीलिम्स बहुत नज़दीक आ चुका है। सुपर रैपिड रिवीजन जो शुरू करते हैं इकोनॉमी की पार्ट 1। बहुत ही सिंपल तरह से मैं चाहता हूं आपको रिवाइज करवाना। हम हर साल बच्चों को रिवाइज करवाते हैं। सबसे पहला तो मैं चाहता हूं आपको एक मास्टर चेकलिस्ट देना। दोस्तों, मास्टर चेकलिस्ट ऐसी कोई भयंकर चीज़ नहीं है। बस एक बार आप टिक 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 करते रहिएगा। 5 से 10 मिनट लगेंगे हमें उसको पूरा रन थ्रू करने में कि अच्छा ये मैंने टॉपिक कर लिया। अगर आप हमारे जैसे क्रैश या फिर हमारे अगर जो PCM मॉड्यूल का पार्ट है तो आपने वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं। बस एक बार इंश्योर कीजिएगा आपने वो चीज़ें ढंग से पढ़ी हैं। देन मैं आपको कुछ टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगा जो इस बार प्री में जो इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो कॉन्सेप्ट्स देखें जो कौन से कवर करने चाहिए। सबसे पहला वर्जन आज ही के दिन इसे हम कवर करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट, एक तो GDP एंड उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। देन मैं आपको बताऊंगा कुछ बैंकिंग के बारे में एंड देन मैं आपको बताऊंगा कुछ जो गवर्नमेंट फाइनेंस या पब्लिक फाइनेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये मास्टर चेकलिस्ट हमारी लगी हुई है। इस मास्टर चेकलिस्ट पे एक बार नजर डालते हैं कि जैसे ये हम लेक्चर्स में जो पढ़ाते हैं उसी का ही मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। मैंने इसे कोई अलग चीज लेकर नहीं आया। ठीक है, तो कैपिटलिज्म सोशलिज्म क्या होता है, ये सवाल आजकल पूछे जाने शुरू हो गए हैं, तो हमें पता होना चाहिए। एंड देन भारत की GDP के बारे में अगर हम बात करें तो GDP की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। एंड रियल वर्सेस नॉमिनल, प्लीज दोस्तों ये ऐसे सवाल हर बार पूछे जा रहे हैं। एंड अब ये प्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। मेंस में भी सवाल आ गया था नॉमिनल का, हमें प्री में भी देखना पड़ेगा कि रियल एंड नॉमिनल में फर्क क्या है। बेस ईयर नामक चीज क्या है, GDP में NDP क्या फर्क डालती है, मेजर करने के जो तरीके, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद अगर हम इवन देखें तो ग्रॉस कैपिटल, जैसे हम कितना फॉर्मेशन एटसेट्रा की बात भी करते हैं, उसके बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, भारत की GDP में जो बदलाव हुए पिछले कुछ सालों में, MCA 21 के बारे में। एंड देन GVA वाला मॉडल एक अलग मॉडल रहता है GDP कैलकुलेट करने का। डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं, एक सप्लाई साइड है, एक डिमांड साइड है ना। ये डिस्क्रिपेंसी पता होनी चाहिए हमें। देन अगर अभी थोड़ा वैसे चीजें पुरानी हो गई, लेकिन मॉस्पी इंपॉर्टेंट एक मिनिस्ट्री है भारत सरकार की जो GDP जो से जुड़ी हुई बहुत सी चीजें जो करती है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ ज्ञान ठीक है देख सकते हैं। एंड इसमें एक जो चीज इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया जाता है। एंड किसके लिए रहता है दोस्तों नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, कि हमने SDGs, हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितनी आगे प्रोग्रेस करी उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, कौन से इसमें टारगेट्स हैं कौन से नहीं, एक बार देखना जरूरी है, मैं डिस्कस नहीं करने वाला आज। ठीक है, एंड देन जो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन टैक्सेस में क्या फर्क है। ठीक है, प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्शन टैक्सेस, सिंपल चीजें अभी पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा हुआ तो प्लीज रिवाइज कीजिए। एंड देन ग्रीन GDP, उसके बाद जो कुछ हमने अपडेट्स भी देखी हैं विद टाइम। तो अपडेट्स में जैसे अगर हम देखें भारत की GDP का रैंक, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है GDP का रैंक बार बार, क्योंकि जैसे भारत एक पायदान ऊपर चढ़ा, उसके बाद फिर नीचे आ गया, जो ब्रिटेन ने UK ने हमें नीचे धकेल दिया। फिर से कोविड आ गया था, हमारा जो GDP काफी जो ग्रोथ रेट रुक गई, नेगेटिव हो गई थी उसके कारण। देन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, वो है PPPs अगेन। जो PPPs कैलकुलेट की जाती हैं, परचेसिंग पावर पैरिटीज कैलकुलेट की जाती हैं, वो वाली PPPs दोबारा कैलकुलेट हुई हैं। ये जो एक्सरसाइज कुछ सालों बाद चलाई जाती है, वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली 2018 में शुरू की थी एक्सरसाइज, उसके रिजल्ट्स निकाले एंड जिसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि अगेन PPPs की वैल्यूज क्या चल रही है। भारत थोड़ा सा महंगा देश हो गया है इसके जो हिसाब से देखें। हमने अपने लेक्चर्स में कवर किया, वो मैं आपको इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज आपने जो आज जो टास्क नंबर 1 करना है वो है जानना है वर्ल्ड बैंक का जो प्रोग्राम था, ये वाला इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक का ICP है ऑन PPP। थोड़ा सा इस पर रिसर्च कीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, रिसेशन था अभी कोविड के चलते, टेक्निकल रिसेशन क्या होता है, रिसेशनरी फेज क्या होता है। एंड उसके बाद देखें तो जो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई जो कुछ चीजें की बात करें, इन्वायरमेंट एंड अगर हम इन्वायरमेंट को हमेशा लॉस करेंगे ही करेंगे, जब भी इकोनॉमी की ग्रोथ की बात होगी क्या इन्वायरमेंट का लॉस होगा ही होगा। उसके बारे में NCAVS एंड SEEA की हम अपनी अगर इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक अकाउंटिंग देखें अगर इन्वायरमेंट को साथ लेकर, तो क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में बात की गई है। कुछ प्रोग्राम्स हैं। एंड देन दोस्तों की जैसे कोविड से जुड़े हुए बहुत सी चीजें यहां साथ देखने को मिलती हैं कि जैसे डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, कि अगर हम डिजिटल इकोनॉमी की जो रिपोर्ट, पहले तो पूछ सकते हैं किसने निकाली थी, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट कुछ पैरामीटर्स पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, एंड क्योंकि अभी ऐसा था ना कि एकदम सब कुछ स्कूल कॉलेज वगैरह सब बंद हो गए एंड ऑफिस बंद, जो लोग घर बैठ के काम कर पा रहे थे उनको पूरी पूरी सैलरीज भी मिली, उनकी एजुकेशन भी चलती रही, लेकिन जिनके पास ऐसे वाले एक्सेस नहीं थे इंस्ट्रूमेंट्स, वो पीछे रह गए। इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, हमें प्री में सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड देन वहां पर जैसे जब टाइम यूज सर्वे एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये आपका जैसे अगर मैं आपको टास्क बता रहा हूं, मैं कुछ टॉपिक कवर करूंगा अभी अंत में जो इसमें इसके बियॉन्ड भी हैं। ठीक है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडिकेटर्स, भारत सरकार दोस्तों जैसे हमारी जो कुछ हम ओवरऑल अगर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ना, कुछ हमारे जो ओवर लेबर रिलेटेड हमारे पीरियोडिक सर्वेज होते हैं, PLFS कहा जाता है उसको। ठीक है, PLFS पीरियोडिक जो लेबर फोर्स सर्वेज होते हैं,
तो PLFS में कुछ इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, आप इनको जो 4 इंडिकेटर्स दिए जाते हैं उनको पढ़ लीजिएगा। ये जो प्रीलिम्स में अभी जैसे पंजाब के प्रीलिम्स में पूछे गए थे, तो हमारे यूपीएससी में भी पूछे गए थे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरह से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, आउटपुट गैप क्या होता है, पोटेंशियल जीडीपी हम कितना अचीव कर सकते हैं, और हम उतना अगर अचीव करने से ज़्यादा अचीव कर रहे हैं, मशीनें ज़्यादा काम कर रही हैं, ह्यूमन बींग्स हमारे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि हम पोटेंशियल जीडीपी से ज़्यादा हमारा आउटपुट गैप पॉजिटिव है। अगर हम कम अचीव कर रहे हैं, हमारा आउटपुट गैप नेगेटिव हो जाता है, दैट मीन्स हमारी मशीनें खाली पड़ी हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड आउटपुट नेगेटिव गैप इतना मुश्किल नहीं होता। देन कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन लास्ट टाइम भी हमें मेंस 2020 में पूछा गया, दोबारा पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, कंटिन्यूशन देखने को मिलता है कि मेंस की चीज़ें प्री में आ जाती हैं, प्री की मेंस में, थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो कुछ रीसेंट ट्रेंड्स पक्का देख लेना कैपिटल फॉर्मेशन में। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड निकल कर आता है कि अगर हम हाउसिंग की बात कर रहे हैं तो हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट ड्रास्टिकली कम हुई है, क्योंकि शायद जो हमारे घरों में जो हमारे जो अभी सेविंग्स एक्सेट्रा हैं वो इतनी ज़्यादा अभी हमारे पास नहीं हो पा रही हैं, तो इसी कारण हम सेविंग का एक पार्ट हाउसिंग में जो लगाते थे कंस्ट्रक्शन में वो थोड़ा कम लग रहा है। ओके, देन दोस्तों फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग इंपॉर्टेंट है इस साल, क्योंकि 2016 में जब FIT फ्रेमवर्क आया था तो 2016 के बाद सरकार ने कहा था 5 साल बाद रिवाइज करेंगे, 5 साल पूरे हो गए, 2021 में सरकार ने दोबारा रिवाइज किया है, वही सेम टारगेट रखा। हमने रिसेंटली टेस्ट में भी आपसे पूछा था, वही सेम टारगेट है 4 ± 2% का। ठीक है दोस्तों, एंड जो 2% से 6% की रेंज रहेगी, कहां पे आना है बीच में 4%। RBI एक्ट भी इसमें आप देखते हैं 1934 वाला जो एक्ट है हमारा, उसको अमेंड करके भारत सरकार ये लेकर आई थी। ओके, देन दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। रैपिड है दोस्तों, चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट बनाइए एंड जो चीजें कवर नहीं की हैं उनको सोचिए, लेक्चर अंत होने पर उसको पूरा चाहे दिन लगा दीजिएगा, पढ़िएगा। ओके, बैंकिंग की बात करते हैं। ठीक है, बैंकिंग में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बैंकिंग इज अ ह्यूमंगस थिंग, प्री में सवाल देखने को मिलते हैं, अगर हमें नंबर निकालने हमें करना होगा। ठीक है, जैसे बैंकिंग में आपको लिक्विडिटी पता होनी चाहिए, सवाल जो तोड़ मरोड़ के बहुत बार पूछा जा चुका है, व्हाट इज लिक्विडिटी, एंड देन वहां पे दोस्तों अगर हम देखते हैं कि RBI का रोल, RBI की पावर्स, देन कुछ रेशोज आती हैं, CRR, व्हाट इज SLR, है ना, एंड देन इवन की आप देखते हैं जैसे CRR में आपको जो जब डिमॉनिटाइजेशन हुई थी तो वहां पर CRR का एक जो पर्टिकुलर तरह का नया टाइप आया था, इंक्रीमेंटल CRR, उसके बारे में सवाल नहीं पूछा गया लेकिन कभी भी पूछ सकते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, है ना, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स, ये स्टैटिक चीजें हैं, मैं इसमें नहीं जाने वाला, हमने अनंत बार कवर की हैं, इवन यूट्यूब पर लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। पेस रेट, बैंक रेट, देन MCLR इतना पुराना हो गया, यूपीएससी ने रिसेंटली प्री में पूछा। ठीक है, क्वांटिटेटिव ईजिंग पुरानी चीज है लेकिन हमें देखनी चाहिए। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट सिंपल चीज होती है, अगर आप बैंक में खाते में पैसा रखेंगे तो पैसे कट जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, घट जाएंगे। ठीक है, देन इस्लामिक बैंकिंग, टाइप्स ऑफ मनी, है ना, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, नॉर्म्स बदले, कोविड के बाद भी बदले थोड़े से, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स एंड कुछ टर्म्स भी हमें और देखनी चाहिए। देन जब अगर प्रीवियसली मनी नामक एक ऐप आई थी RBI की, जो बताती थी कि आपके नोट के बारे में, आपको बताती थी कि कौन सा नोट है जो पर्टिकुलरली उसमें आप सच्चाई असली नहीं बता सकते थे, बस ओवर कि बस नोट आइडेंटिफाई कर देता था आपको कि 20 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का नोट है, दैट्स इट, असली नकली नहीं बताता था बस, लेकिन करेंसी की वैल्यू कितनी आइडेंटिफाई, जनरली अगर विजुअली जो इंपेयर्ड थे उनको हेल्प करने के लिए था। देन एक्सचेंज रेट पास थ्रू एक्सेट्रा, कुछ टर्म्स है यहाँ पर। देन लेकिन मैं आपको चाहता हूँ इंपॉर्टेंट जिस चीज पे आप फोकस करें वो है हमारी ऑफशोर रुपी मार्केट। ऑफशोर रुपी मार्केट बहुत ज्यादा न्यूज में थी, क्योंकि हमारा जो रुपया पर्टिकुलरली अगर उसके जो दाम डॉलर के वीजा भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, हमारे देश में ट्रेड नहीं हो रहा, लंदन, सिंगापुर, अबू धाबी, जो दुबई में ट्रेड हो रहा है, हमें लगता है कि हमें वापस कैसे लेकर आए उसको। ठीक है, तो उसके लिए भारत सरकार ने कुछ जहां पे जो प्रोविजंस बनाई, इवन गिफ्ट सिटी में भी, यहां पर जो हमारी गुजरात में गिफ्ट सिटी है वहां पर भी ट्रेडिंग करने के कुछ प्रबंध किए, तो उसके कारण हम चाहते हैं रुपए की जो वॉलेटिलिटी हमारे भारत में हम कंट्रोल कर पाए उसको। ओके, देन बहुत बढ़िया बात है। देन यहां पर अगर आप देखें थोड़ा सी चीजें जो पुरानी हो गई हैं, जैसे मतलब 1 साल से जो प्लस पीछे हैं, 1.5 साल तक पुरानी है, लेकिन यूपीएससी पूछ लेता है, कोई इसमें यूपीएससी को परवाह नहीं, यूपीएससी 5-6 साल पीछे की चीजें पूछते हैं, लेकिन अब 5-6 साल पीछे तो नहीं जा सकते, कुछ चीजों पे हम बस नजर रख सकते हैं। ठीक है, यहां पर अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम भी कहा था इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया, मुश्किल सवाल था लेकिन अगर पढ़ के गए थे तो आसान सवाल था, दैट्स इट, सिर्फ यही फर्क था। ठीक है, एंड देन प्रधानमंत्री जनधन योजना पर भी जो कुछ अपडेट्स हैं, इसके भी कुछ जो 5 साल पूरे हुए थे शायद अभी रिसेंटली, तो इसलिए हमें इसके बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन लास्ट टाइम बताया था, लास्ट टाइम प्री में सवाल आया था। ठीक है, एंड देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कुछ कमेटीज हैं रिप्रेजेंट जो बताती हैं कि जो कंसोलिडेट कर दो, जो सरकारी बैंक्स कंसोलिडेशन होती रहती है। ठीक है, एंड देन उसके बाद अब रिसेंट इस साल
फिलहाल बहुत ज़्यादा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में रही पार्ट 1 पार्ट 2 में बताता हूँ आपको फटाफट से। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो आती रहती है बार बार एंड उसमें कुछ कुछ बदलाव बताए जाते हैं। एंड देन दोस्तों रिकैपिटलाइजेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, दैट मीन सबसे पहली बात जो आप इस बार प्लीज पढ़ के जाएंगे वो है आरआरबीज। आरआरबीज का स्ट्रक्चर जानिए, आरआरबीज कितने हैं, एग्जिस्ट करते हैं अभी, क्या प्लान है, कौन सी कमेटी है, जानिए। ठीक है, मैं आपको मास्टर चेकलिस्ट चाहता हूं देना, 1 घंटे में हम बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन सीआर, व्हाट इज सीआर, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। क्योंकि कोविड के आते बहुत सारे बैंक्स वल्नरेबल हो गए, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को तो अपना बोरिया बिस्तरा बंद करना पड़ा डेट, बहुत सारे डेट वाले म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, एंड देन जो उसके बाद देखें हेलीकॉप्टर मनी, जो आइडिया दिया गया था कि अगर हम हेलीकॉप्टर से पैसा बरसा दें तो क्या फायदा होगा, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं जी सर फायदा हो सकता है। हेलीकॉप्टर मनी क्या होती है जान सकते हैं, मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी उसकी बात करती है। क्वांटिटेटिव ईजिंग फिर से आ गया। ठीक है, और जो मैकेनिज्म क्या रहते हैं इसके एटसेट्रा कंसर्न्स। एंड देन उसके बाद TLTROs इस बार अगर रिवाइज करके नहीं गए हैं तो दैट मींस हम बहुत रिस्की कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को। TLTROs क्या होते हैं हमने अभी अपने चैनल पे कवर किए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। बैंक मर्जर्स क्या रहते हैं, एंड देन बैंक मर्जर्स के बाद अगर हम देखें फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का इशू था, वो डेट सिक्योरिटीज में पैसा लगाया हुआ था एंड उन्होंने कहा था, कंसर्न हो गया था कि हम अपने शायद उधार को वापस ना निकाल पाए, उन्होंने अपने फंड्स बंद किए थे। ओके, एंड देन उसके बाद अगर देखें जो यहाँ पर पर्टिकुलरली जो कोऑपरेटिव बैंक्स के सिवा जो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स को लेकर नॉर्म है यहाँ पर, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। एंड देन क्विक नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर अपने पास देन यहाँ पर एस्क्रो अकाउंट क्या होता है। एस्क्रो अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट रहता है दोस्तों, जहाँ पर जैसे अगर मैं और आप कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि मैंने आपको कोई सामान पहुँचाना है लेकिन वो लॉन्ग टर्म में सामान आएगा, तो इसलिए आपको मैं पहले बोलता हूँ पहले पेमेंट तो कर दीजिए आप मुझे, तो मैं सामान दूंगा। आप बोलते हैं इतना महंगा सामान है, पहले आप मुझे सामान दीजिए। तो क्या करें, हम एक एस्क्रो अकाउंट बना देते हैं, उस एस्क्रो अकाउंट में आप पैसा जमा करा देते हैं। जब मैं सर्विस पूरी करूंगा तो ये पैसा मुझे आएगा, अगर सर्विस पूरी नहीं करी तो पैसा वापस आपको मिल जाएगा। ठीक है, एस्क्रो अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, एक थर्ड अकाउंट होता है। ठीक है, ओके, तो वो न्यूज में अगेन। देन उसके बाद यहां पर अगर देखें जो ओवरऑल जो हमारे पास बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, BSBD अकाउंट्स, अगेन न्यूज में प्री में पूछे गए अपने जो वेरियस अदर स्टेट एग्जाम्स में BSBD अकाउंट्स। तो BSBD अकाउंट्स बस एक बार क्विक नजर मार लीजिएगा, बहुत थोड़ा सा ही काम होता है, ज्यादा लंबा काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एंड देन उसके बाद व्हाट्सएप पेमेंट की बात शुरू हो गई है यहाँ पर फिर से। एंड उसके बाद अगर RBI को लेकर अगर हम बात करें, RBI बहुत ज्यादा न्यूज में। एंड जो अभी रिसेंटली यहाँ पर जो बात हो रही है पर्टिकुलरली कि अगर हम RBI को, मैं आपको 2-3 टॉपिक कराऊंगा भी RBI के आज जो हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक चीज है वो है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स क्या रहता है दोस्तों, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्विकली मैं आपको समझाता हूँ कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब होता है कि RBI या फिर जो रेगुलेटर्स होते हैं बहुत सारे, क्योंकि देखो आजकल जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो वाले प्रोडक्ट्स ऐसे बन रहे हैं कि इसमें कोई कुछ RBI का रोल भी है, कुछ सेबी का रोल भी है, मल्टीपल रेगुलेटर्स मिलकर वहां पर क्या करते हैं कि एक ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। एंड जैसे मान लीजिए आप कोई इनोवेटर हैं, आप कोई ऐसी कंपनी है जो ऐसा प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, तो आपको वो बोलेंगे कि आप यहाँ पर आइए, हम आपको कुछ कुछ इजाजत दे रहे हैं रेगुलेशन में। RBI सेबी वगैरह की सबकी जो मिली एक जॉइंट एक आपको जो इजाजत मिल जाती है रेगुलेशंस में, आपको एक तरह से देखें पायलट प्रोजेक्ट चलाने की आपको जो यहाँ पर ओके कर देते हैं कि आप कीजिए कि कुछ नया नया प्रोडक्ट बनाइए कि देश का फायदा हो। ठीक है, तो अभी पेमेंट करना कितना आसान हो गया है, बहुत सारे बच्चे से स्लीपी के साथ जुड़ते हैं, वो पेमेंट करते हैं, जैसे रेजर पे करके कोई ऐप जो हम यूज करते हैं जो थर्ड पार्टी, वो वाला कितना आसान कर दिया आपके लिए कि आपके कार्ड्स भी वहाँ पे जो इजीली सेव हो जाते हैं, रिकग्नाइज हो जाते हैं, एकदम फटाफट से कोर्स आप में ऐड हो जाते हैं। तो ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में ही पहले जो इनको डाला गया था, ताकि एक बार से कुछ प्रोडक्ट को कोई लिमिटेड नंबर ऑफ बंदों पर चलाकर देखें एंड देखें कि क्या क्या कमियां बन रही हैं, क्या क्या हमें रेगुलेशन में बदलाव करना है। तो उसके लिए एक सैंडबॉक्स तरह से एक जो ऐसे मान लीजिए एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि नए नए हमारे फिनटेक के प्रोडक्ट्स बन पाए। ठीक है, शायद इस कहानी से आपको कोई एग्जाम में सवाल सॉल्व हो जाए। ठीक है, एंड देन उसके बाद देखें कि जो अभी ना जो यील्ड की बात हो रही है, यील्ड है ना, यील्ड टू मैच्योरिटी, कि अगर बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ती है तो क्या होगा, घटेगी तो क्या होगा, है ना, ये सवाल जनरली बच्चों के दिल में चलते रहते हैं एंड यूपीएससी के दिल में भी चलते होंगे। हम श्योर सवाल पूछेंगे, मुश्किल सवाल बन सकता है, लेकिन हमने इस पर यूट्यूब पर भी एक लेक्चर कवर किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अभी यहाँ जैसे लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, बस क्विक गूगल की बात है, ट्राई पार्टी रेपोज क्या होती हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत कोई ऐसे देखने की घबराने वाली बात नहीं है, जो हमने प्रीवियसली देखा यहाँ पर ये वाली चीजें, ये जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये नहीं हमने मिस करने, ये मिस हो जाते हैं तो बहुत चिंता हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ओके, देन कॉन्सेप्ट्स नंबर 3 जो आज के हैं वो है गवर्नमेंट फाइनेंस, उसको पब्लिक फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता है, आका मतलब ऑल्सो नोन एज ऑलरेडी। तो यहाँ पर जैसे आपको पता है इसमें कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं, सरकार को कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं कि बजट प्रेजेंट करना है, बजट का नाम वहां पर अगर हम देखें तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से रखा जाता है। तो
उसमें सरकार रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट दिखाती है, एंड देन कुछ एक्सपेंडिचर है, पॉलिटी के टर्म्स में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, एंड देन वहां पर डेफिसिट्स हैं, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू, इफेक्टिव रेवेन्यू, प्राइमरी डेफिसिट, इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो फायदा भी आप ही का, ये 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, प्री क्रैक करेंगे, मेंस की तैयारी हो जाएगी शुरू। ऑलराइट, तो ये चीजें हैं, एंड देन इस पे अगर हम आगे देखें तो 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस आज के दिन के मैं आपके 12 घंटे मांग रहा हूं दोस्तों। 12 घंटे में अगर हम 12 से 13 सवाल सॉल्व कर पाए, 25-26 नंबर अगर हम प्री में सिर्फ और सिर्फ आज के दिन से निकाल पाए, तो व्हाट बेटर वी कैन इमेजिन, ठीक है, व्हाट बेटर वी कुड आस्क फॉर फ्रॉम दिस डे, ठीक है। तो इसलिए 3 लेक्चर्स हैं, एंड देखो 37 मिनट्स का, एक है 28 मिनट का, एक है 45 मिनट का, ठीक है। 3 लेक्चर्स हैं, बहुत डिटेल में चीजें कवर्ड हैं, बजट पूरा का पूरा 2021 का कवर्ड है, ठीक है। आप सर्च करेंगे ना स्लीपी क्लासेस बजट 2021, मैंने लगा दिया पूरा का पूरा, देन बजट इंपॉर्टेंट टर्म्स, एंड देन 15th फाइनेंस कमीशन। ये 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, रैपिडली इनको रन थ्रू कीजिए, इंपॉर्टेंट चीजों को देखिए, ठीक है। 1.25x पे चला लीजिए, मैं वैसे ही बहुत तेज बोलता हूं, और तेज भी आप सुन लेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये 2 घंटे आपके जो ये लेक्चर्स दे जाएंगे, एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपकी सारी की सारी, ये डेफिसिट, वो डेफिसिट, एटसेट्रा सब डिस्कस्ड हैं, एंड आई एम श्योर कि इट विल हेल्प यू ड्रास्टिकली टेकिंग अप योर स्कोर बाय एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स, ओके, ठीक है। तो इट्स अ बिग थिंग टू से, लेकिन मैं आपको कॉन्फिडेंस के बेसिस पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम करेंगे, फायदा होगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो करने वाली चीजें लास्ट में वही बताने चाहता हूं, ठीक है, ओके। कुछ टॉपिक देखते हैं रैपिडली यहाँ पर आज, ठीक है। 50 टॉपिक्स तो हमने बहुत ज्यादा कवर कर लिया ऑलरेडी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कुछ टॉपिक आपको पढ़ाऊं भी आज यहाँ पर, ठीक है। पहला, हमने ना ये टॉपिक्स पहले कवर किए हुए अपने वेरियस जैसे प्री क्योर एक्सेट्रा में, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट लगते हैं, इस साल फायदा हो सकता है। एक तो है RRA 2.0, रेगुलेशन रिव्यूज अथॉरिटी। ये इंपॉर्टेंट बातें नोट करने वाली, किसने बनाई? RBI ने, ठीक है। अब ये क्यों बनाई गई? क्यों ना बहुत सारी जैसे हमारी कंपनीज होती हैं, हमारे बैंक्स होते हैं, उन पे बहुत सारी कंप्लायंस का बर्डन रहता है, ये वाली रिपोर्ट सबमिट करनी है, ये वाला जो पर्टिकुलर अपनी अकाउंट की स्टेटमेंट सबमिट करनी है। तो वो कह रहे हैं कि ना कि जो कंप्लायंस करते 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 अपना जो कोर बिजनेस भूल जाते हैं बहुत सारे जो बैंक्स एक्सेट्रा कंपनीज, तो इसलिए कंप्लायंस का बर्डन कम करते हैं। तो 1 साल के लिए गठित की गई एक कमेटी, सिर्फ 1 साल के लिए, परमानेंट कमेटी नहीं है, ताकि हम देखें कि रेगुलेशंस कितनी करता है RBI, कितनी करवाता है, उसके रिव्यू करवाएं फटाफट से, ठीक है। गलती नहीं करेंगे, इसको एग्जाम में आएगा तो, एंड देन ताकि रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह कितनी है, डिप्टी गवर्नर जो RBI के हैं उन्हीं को ही इनका हेड बनाया गया, एंड बहुत सारे और जो हमारे रेगुलेटर्स हैं वो भी यहाँ पे आके बैठेंगे एंड बताएंगे। इसके प्रीवियस जो RRA सेटअप हुई थी वो हुई थी 99-2000 में। ऑलराइट, बढ़िया। चलिए अब CCYB देखते हैं, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। दोस्तों जैसे मान लीजिए बहुत अच्छे दिन चल रहे हो और कंपनीज एकदम तेजी से आगे बढ़ रही हो और बैंक्स भी जो धड़ल्ले से आगे बिजनेस कर रहे हो, अपना पैसा कमा रहे हो, है ना। बैंक से पैसा कमा रहे होंगे तो क्या होगा कि अब देखो क्रेडिट की ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगी ना, कि बैंक्स को प्रॉफिट हो रहा है, बैंक्स और चाहते हैं उधार देना, प्रॉफिट हो रहा है और चाहते हैं उधार देना। RBI कहता है कि हमने 2008 के क्राइसिस से हमने एक चीज सीखी, ठीक है। एक हमने बाज़ेल कमेटी बनाई थी, हमने दोस्तों बाज़ेल कमेटी बनी थी 2008 में, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। उसके बाद हमने चीज देखी कि ना जब अच्छे दिन हैं तब हम अगर सेव करेंगे ना, बुरे दिन में काम आएगा। तो अच्छे दिन में सेव करेंगे, कहने सर इसका तो मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास 100 रुपए थे खर्च करने के लिए, मैं 100 नहीं खर्च कर रहा आज, मैं 80 खर्च कर रहा हूं, 20 मैंने संभाल के रख लिए। बैंक्स क्या इस पे अग्री करेंगे? RBI कहता है अग्री करेंगे नहीं, हम करवाएंगे, ठीक है। कैसे कि RBI कहता है कि हम बोलेंगे कि आपने काउंटर साइक्लिकल, जब साइकिल बहुत बूम में ऊपर जा रहा है, साइकिल मजेदार है ना, एक इकोनॉमी राइज कर रही है, तो उस वक्त हम बोलेंगे कि सर थोड़ा सा ना इसको आराम से लेके चलते हैं, बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, इकोनॉमीज ओवरहीट हो जाती हैं, तो इसी कारण हम थोड़ा सा पैसा आपको बोलेंगे कि आप CCYB में एक बफर बनाइए, एक काउंटर साइक्लिकल, एक कैपिटल का बफर बनाइए, उस बफर में पैसा डालना शुरू कीजिए, ठीक है सर। डाल लिया। अब सर लेकिन जब वक्त बुरा आ गया, कोविड आ गया, पेंडेमिक आ गया, सारा बिजनेस रुका हुआ है, उस वक्त अब हम उस बफर से पैसा निकालेंगे जब लोगों को उधार सच में चाहिए, बहुत दिक्कत हो गई है, बिजनेस नहीं चल पा रहा, वर्किंग कैपिटल नहीं है, लोगों को सैलरीज नहीं दे पा रहे, तो क्या करें हम उस काउंटर साइक्लिकल जो कैपिटल बफर से पैसा विड्रॉ करेंगे एंड उस पैसे से हम उधार देना शुरू करेंगे। बैंक्स को ये हिदायत दी गई। गेटिंग इट? कि सिंपल है, बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बस सुन लिया होगा तो आराम से आपका जो क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। तो सर कैसे ट्रैक करेंगे कि सर कितना % रखना है, कितना नहीं? वो कह रहे हैं सर क्रेडिट टू GDP रेशो देख सकते हैं, और भी हो सकती है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो देख सकते हैं कि कितना उधार दिया जा रहा है एंड कितना आपका जो डिपॉजिट आ रहा है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि कितना हमने अपना बफर मेंटेन करना है। इंडस्ट्रियल आउटलुक क्या चल रही है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है, एसेट क्वालिटी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो लास्ट टाइम प्री में पूछी भी गई थी, ओके।
एंड देन तो इसीलिए क्या होगा कि अच्छे दिन में हम एक जो बिल्डअप कर लेंगे, एक बफर ऑफ कैपिटल, एंड जब बुरा वक्त आएगा तो उस वक्त हम उसको यूज कर सकते हैं। डिफिकल्ट टाइम्स में वी कैन स्टार्ट यूजिंग दैट बफर। ओके, देन दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है हमारे देश में कि ना बहुत सारी कंपनीज हैं जो बाहर से ऑपरेट करती हैं, जैसे गूगल एक्सेट्रा। मान लीजिए उनका हेडक्वार्टर्स, अमेजॉन वगैरह के हेडक्वार्टर्स यूएसए में है, इंडिया में ऑपरेट करते हैं, क्योंकि कोई एज सच चलो गूगल वगैरह के बिजनेस के ऑफिस तो हमारे देश में भी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बाहर ही हैं, बाहर की हैं, बसी नहीं हमारे देश में आके, लेकिन बिजनेस बहुत करती हैं। उनका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, ठीक है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। तो भारत सरकार ने कहा कि आप इतना सारा यहां बिजनेस करते हैं तो यहां पर कुछ टैक्स भी चुकाइए। तो उसी के लिए भारत ने 2018 में फाइनेंस एक्ट प्री में सवाल पूछा गया था कि जो अभी जो गूगल टैक्स है जिसको कहा गया था, या इक्वलाइजेशन लेवी की बात की गई थी, वो किस में लागू किया गया सर? वो उसका आंसर था फाइनेंस एक्ट 2018, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी कहा कि हम थ्रेशोल्ड लेकर आ रहे हैं। थ्रेशोल्ड मतलब कि अगर आप इतने यूजर्स हैं आपके, कि मान लीजिए 2000, 5000, 10,000, जो भी वो थ्रेशोल्ड बताएंगे, उससे ज्यादा आपके यूजर्स हैं तो आप एसईपी के दायरे में आएंगे, आप पे टैक्स लगेगा। चाहे आपका भारत में दफ्तर है, चाहे आपके भारत में इंप्लॉइज हैं या नहीं है, आप एसईपी बन जाएंगे, टैक्स देना पड़ेगा अगर इंडिया में आप बिजनेस करने हैं तो, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड डिसाइड कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद जो भी बता भी दिए तो कि कितने इंप्लॉइज, नंबर ऑफ यूजर्स, या फिर अगर वो देखें नंबर ऑफ यूजर्स है, एंड कितना बिजनेस करते हैं, उन दो चीजों पर ही ये डिपेंड करेगा। एंड फाइनेंस एक्ट 2018 में इसको बात की गई थी पहली बार, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद अगर हम देखें कि जो डिजिटल इकोनॉमी को टैक्स करने के लिए जो चैलेंजेस आते हैं, उसी को ही ओवरकम करने का तरीका है कि किस तरह से हम भारत में, हम अगर चाहें कि तो जो ऐसी बहुत सी कंपनीज ऑपरेट करती हैं जो बाहर की हैं लेकिन भारत में ऑपरेट करती हैं, उनको टैक्स लगा सकें, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए अब यहां पर भारत के जो अभी देखें जो बहुत सारे नॉन रेजिडेंट्स हैं, बाहर की कंपनियां, मतलब उनको टैक्स करने का हमारा स्कोप बढ़ेगा, तो इसलिए हमारा जो इट विल एनलार्ज द स्कोप ऑफ आवर टैक्सिंग जो अथॉरिटीज, एंड कितना टैक्स कर सकती हैं। एंड देन लेकिन ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर मान लीजिए कोई ट्रीटी है, किसी कंट्री ने हमारे साथ ट्रीटी साइन की हुई है, तो वो ट्रीटीज की यहाँ पर जो सरकार कह रही है कि वी विल रिस्पेक्ट दोज ट्रीटीज, एंड अगर आप उन ट्रीटी की जुरिस्डिक्शंस में आते हो तो आप पर शायद ये टैक्स ना भी लगे, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जाननी जरूरी होती हैं, ठीक है। जो टैक्स ट्रीटीज में शेल्टर लेंगे उनको वो बच भी सकते हैं, एंड इसीलिए ये ओवरऑल, लेकिन ये बहुत वाइड है, इनका जो वाइड इनकम्पसिंग, एंड जो फाइनेंस एक्ट में लाया गया था, क्या मतलब होता है एसईपी का? बिजनेस करने, अगर आप भारत में बिजनेस कर रहे हो, चाहे आपकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, कोई दुकान या कोई आपका दफ्तर या कोई इंप्लॉय नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक प्रेजेंस है, टैक्स लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझे, शायद आपका आंसर भी निकल जाए। ओके, देन आईपीओ के ग्रे मार्केट की बात करते हैं दोस्तों। बहुत आईपीओ आपको पता है, जब कंपनीज अपना नया कोई अपना नया शेयर लॉन्च करना होता है मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में लेकर आती हैं। प्राइमरी मार्केट में वो क्या लेकर आती हैं दोस्तों? आईपीओ, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके बाद तो आपस में मैं और आप जो ट्रेड करते रहते हैं शेयर, वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। तो अब एक ग्रे मार्केट भी है। ग्रे मार्केट मतलब मान लीजिए जैसे ये बात शुरू हुई थी बहुत, जो फैल गई वो पेटीएम के आईपीओ से। पेटीएम का आईपीओ की बात हो रही थी, बहुत बड़ा आईपीओ आएगा, तो उस आईपीओ के पहले ही लोग शुरू हो गए कि अगर इसका आईपीओ मुझे मान लो इस आईपीओ आएगा, जो लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मान लो 2000 रुपए की बात रखी गई, तो लोग कह रहे थे इतना बढ़िया आईपीओ होने वाला है, मान लो कि मैं तो इस पर 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार हूं, ठीक है। तो ग्रे मार्केट में बात हो रही है। तो ग्रे मार्केट मतलब कि एज सच अभी कोई स्टॉक बाजार वगैरह में कुछ प्राइमरी जो हमारे सेबी द्वारा जो संचालित, जो हमारे रेगुलेटेड जो रहते हैं, जितने भी हमारे जो स्टॉक मार्केट, जैसे कि हमारे शेयर बाजार है, जो सेंसेक्स वाला है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, निफ्टी वाला है ना, तो वहां पर तो हमारे जो चलते हैं ये सारे के सारे शेयर्स। लेकिन उसके बियॉन्ड आप और मैं मिलकर बात करें कि आप मुझे आईपीओ अगर एलोकेट हो गया तो ये आईपीओ आप मुझे दे दो, मैं आपको 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार हूं, ठीक है। दैट इज ग्रे मार्केट। हम कैश में डील कर रहे हैं आपस में, हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट बेस्ड है। तो यहां पर इसीलिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आती है कि ये अनऑफिशियल मार्केट है, इस पे सेबी एक्सेट्रा का कोई जो वगैरह का कोई जो ब्रोकर्स का कोई यहां पर जोर नहीं है, लेकिन ये इलीगल नहीं है, इट इज नॉट इलीगल। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको आईपीओ मिले, आप मुझे दे देना, मैं आपको 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार हूं, ठीक है, पहले ही, ठीक है। तो कितना ट्रेड हो रहा है, कैसे आपस में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। एक तरह से हम अगर आपस में ही एक तरह से बेटिंग करना शुरू करते हैं कि जो पेटीएम का आईपीओ है मेरे हिसाब से 2000 नहीं 3000 का आने वाला है, 3000 का पहले दिन ही लिस्ट होगा, तो हम ग्रे मार्केट में हमें मतलब दैट मींस एक उम्मीद है हमें ग्रे मार्केट में। मतलब ग्रे मार्केट का मतलब क्या होता है कि बियॉन्ड आवर जो यूजुअल मार्केट्स है ना, उसके बियॉन्ड अगर देखें तो वहां पे हमें
हमें उम्मीद है कि इसका दाम ऊपर जाने वाला है, तो दैट मीन्स बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो स्टार्टअप्स होते हैं या स्पिन ऑफ कंपनीज, स्पिन ऑफ मतलब बड़ी कंपनीज के जो छोटे छोटे से नई नई कंपनी बनाते हैं ना, वो किसी स्पेशल कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए, एंड इवन की डी लिस्टेड कंपनीज वो चाहती हैं देखना कि अभी उनकी मार्केट में क्या वैल्यू है, अभी वो अपने BSE NSE में तो जाके लिस्ट हो नहीं सकते, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि हम देखें कि लोगों में हमारी क्या डिमांड है क्या नहीं, तो वो ग्रे मार्केट में जाकर अपना दाम पता करते हैं कि लोग अभी हमारे शेयर का कितना दाम देते अगर हमारा शेयर एग्जिस्ट करता। ठीक है, अगर ग्रे मार्केट में शेयर का प्रीमियम चल रहा है दोस्तों, ग्रे मार्केट में शेयर का प्रीमियम चल रहा है, उसको GMP कहा जाता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। दैट मींस अगर वो स्टॉक मार्केट में आएगा, अगर वो शेयर मार्केट में आएगा तो खुलते ही उसके दाम बढ़ जाएंगे। ठीक है, एंड देन अगर वो प्रीमियम नहीं चल रहा, लोग कह रहे हैं कि नहीं 2000 का शेयर है, मैं तो 1500 से ऊपर नहीं दूंगा, मैक्सिमम 500 का डिस्काउंट, मैं नहीं खरीदूंगा शेयर, मतलब दैट मींस डिमांड नहीं है, लोग नहीं चाहते। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोस्टक रेट। तो कोस्टक रेट क्या होता है दोस्तों कि आईपीओ की एप्लीकेशन, जरूरी नहीं है कि मैं आईपीओ की एप्लीकेशन में लगाऊं और मेरा आईपीओ अप्लाई भी हो जाए, है ना, क्योंकि अगर 1000 शेयर किसी कंपनी ने देने की बात सोची, 1000 से ज्यादा एप्लीकेंट आ गए, ठीक है, तो मेरे को शेयर मिले ना मिले, है ना, तो विल बिकम अ मैटर ऑफ चांस। तो इसीलिए अगर 1000 से ज्यादा अगर लोग आ गए, आईपीओ की एप्लीकेशन का भी यहाँ पर एक तरह से बिडिंग होती है, एक तरह से ग्रे मार्केट में यहाँ बेटिंग होती है, दैट इज नोन एज, उसका जो दाम लगता है आईपीओ की एप्लीकेशन का, वो कोस्टक रेट है। ठीक है, बहुत डिटेल में मत जाओ, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं GMP की बात कर रहा हूँ क्या मतलब है, कोस्टक रेट किससे ताल्लुकात रखता है। बहुत ज्यादा अभी हमारे IPOs आए रिसेंटली, तो GMP जो हमारा जो ग्रे मार्केट था, ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत न्यूज में था, इसलिए इसको जान लोगे तो यू विल नॉट बी एट अ लॉस। ठीक है, तो ग्रे मार्केट इसलिए क्या करती है कि आप आईपीओ की एप्लीकेशंस तक भी ट्रेड करते हो यहाँ पर, क्योंकि कोई भी गारंटी नहीं होती ना जब आईपीओ में, जब इवन की अप्लाई करते हो कि आपका जो आईपीओ एलोकेट होगा या नहीं होगा। ओके, ठीक है, तो इसीलिए जो डेडलाइन एक्सेट्रा वगैरह के पहले भी डिमांड एक्सेट्रा चेक करने के लिए ये लगाई जाती है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ रैपिडली कवर करें, आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशियस है आज। ओके, और मेरा गला भी सूख गया दोस्तों नॉनदलेस। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दोस्तों, सरकार आपसे उधार लेती है। सरकार कौन सी दोस्तों? सेंटर की सरकार भी, स्टेट की सरकार भी, दोनों सरकारें आपसे उधार लेती हैं। आपको जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं तो उसमें लेकिन बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन आज सरकार जो रिसेंटली सरकार ने, आज नहीं, सरकार ने रिसेंटली कहा कि हम रिटेलर्स को भी चाहते हैं, आप और मेरे जैसे आम इंसान भी आकर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें यहां पे जान लेते हैं। पहला, आरबीआई ने रिसेंटली कहा कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसमें स्मॉल इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं। फरवरी में कहा था, 2021 में अलाउ कर दिया। एंड देन जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम नाम दिया गया, ठीक है, एंड सरकार के जो अच्छे वाले जो हमारे बॉन्ड्स हैं उसी में अलाउ किया जाएगा। कौन से? सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एंड स्टेट के भी। बात ध्यान देने वाली है, जो यूपीएससी को ऐसे सवाल बहुत पसंद होते हैं कि सिर्फ सेंटर में अलाउ किया कि बॉन्ड्स में, नहीं सर, स्टेट वाले में भी किया। ठीक है, इवन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह, तो चलो पहले भी हम करते थे। ओके, एंड देन आप इसको जो बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मैच्योरिटी तक रख सकते हैं, उसके पहले भी बेच सकते हैं, पूरा जैसे अपना शेयर बाजार में आप करते हैं। ओके, एंड देन इसमें अब एक डेडिकेटेड पोर्टल की बात हो रही है, वहां पे पोर्टल बनाया गया जिसमें लोग करेंगे सेविंग बैंक अकाउंट से आप लिंक कर देंगे, वही जैसे शेयर मार्केट में करते हो, आपका पैसा वहां पे इन्वेस्ट हो जाता है, फिर आपको जब शेयर बेचते हो पैसा वापस अकाउंट में आ जाता है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही प्रोसेस रखा गया। तो अब यहाँ पर आप प्राइमरी ऑक्शन में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात क्यों है? क्योंकि प्राइमरी ऑक्शन, जो पहली बार ऑक्शन की जा रही है चीजें, वहां पर जैसे सरकार जब कहती है कि अच्छा हम अपना ये 1000 करोड़ रुपए का चाहते हैं बॉन्ड लेकर आना, इस पर कितना इंटरेस्ट आप जो कम से कम चाहते हैं, मान लीजिए कोई बोल रहा है मुझे तो 8 चाहिए, दूसरा कहता है नहीं मेरे को सर सरकार जी मुझे तो 7.5% भी मंजूर है आपका, तो क्योंकि पर्टिकुलरली गवर्नमेंट का जो उधार होता है वो रिस्क फ्री क्यों होता है? सरकार तो वापस कर ही देगी, है ना। अगर हद से सरकार अपने करेंसी नोट प्रिंट करके वापस कर देगी तो गवर्नमेंट में हमारा रिस्क फ्री टाइप रहती है चीज, इसलिए हम थोड़ा हमारा इंटरेस्ट रेट कम भी चार्ज करें तो चल जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई और बंदा है कि नहीं मुझे तो 7.25 पसंद है, आप में से 1000 करोड़ पकड़िए 7.25% में दे दीजिए, बिडिंग होती है। ठीक है, बिडिंग। तो लेकिन क्या रिटेल, हम जैसे छोटे मोटे लोग हैं, हम 1000 करोड़ तो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करें? हम बिडिंग में पार्टिसिपेट करें? नहीं, सरकार कहती है कि आप बिडिंग में पार्टिसिपेट मत कीजिए, आप बस सिर्फ ये बताइए कि मुझे भी चाहिए, मुझे 50 बॉन्ड दे दो, 100,000 जो भी चाहिए आपको बॉन्ड, आप उतना बताइए, कितने पे इशू होगा आपको, वो हम बिडिंग से, जो बड़े बड़े प्लेयर्स बैठेंगे, बिडिंग होगी, उसमें जो इंटरेस्ट रेट फाइनल होगा उतने पे इशू कर देंगे। ठीक है, गेटिंग इट? तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बिड्स सबमिट करेंगे बट विदाउट स्पेसिफाइंग अ प्राइस। आप बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ सर मुझे चाहिए नॉन कंपेटिटिव बिडिंग, उसको कहा जाता है। एंड देन आपको बॉन्ड्स एलोकेट हो जाएंगे, किस प्राइस पर होंगे? जो कि कंपेटिटिव बिडिंग के बाद प्राइस डिसाइड की जाएगी। गेटिंग इट? तो इसीलिए जो रिटेलर हैं वो नॉन कंपेटिटिव बिडिंग से आएंगे, रेट कौन डिसाइड कर रहे हैं? कंपेटिटिव बिडिंग वाले। ओके, इंपॉर्टेंट बात थी। एंड देन
टैक्स का इसकी पोजीशन क्या देखें, वो कह रहे हैं सर टैक्स तो लगेगा, आप कुछ पैसे कमाएंगे इसके, आपके इनकम में ऐड हो जाएगा एंड इनकम के हिसाब से जो आपका स्लैब रेट होगा उसी पे लगेगा। एंड वो कह रहे हैं कि इसीलिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते, म्यूचुअल फंड के थ्रू इसमें इन्वेस्ट करते, टैक्स का फायदा होता है, डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो टैक्स का फायदा नहीं होगा। यूपीएससी ऐसे वाले सवाल भी पूछ लेता है कई बार। ओके, एंड देन एग्जिट बिफोर मैच्योरिटी आप कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका ओपन मार्केट वाला जो इनका आरबीआई का प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आप एग्जिट बिफोर मैच्योरिटी कर सकते हैं। ओके, गिग इकोनॉमी बहुत फेमस है ना, जितने भी आप देखते हैं जो ऑनलाइन डिलीवरी करने को आ रहा है, चाहे जोमेटो का चाहे अमेजोन वाले, ठीक है, वो क्या है जो ऐसे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में है, परमानेंट वर्कर्स टाइप नहीं होते, फ्रीलांस वर्कर्स टाइप होते हैं, परमानेंट जॉब्स के जैसे बिहेव नहीं करते वो। गिग है ना, गिग मतलब कि आप एक छोटा सा एक जो वहां पे जाके कहते हो ना कि मैं कुछ टाइम पास के लिए, कुछ थोड़ा टाइम के लिए मैं कोई ऐसे कोई काम कर रहा हूं, तो सभी गिग करते हुए नजर आते हैं कि अपनी जिंदगी में कि थोड़ा सा कुछ नया नए तरह की जॉब करते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर गिग इकोनॉमी रैपिडली बहुत राइज करी क्योंकि बहुत सारी जो अभी जब लॉकडाउन से तो डिलीवरीज होनी शुरू हुई तो लोगों को वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ठीक है, ऑल्टरनेटिव जो वर्क है एंड बहुत सारी विमेन को एब्जॉर्ब कर सकता है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट्स बता रही हैं हमें। एंड देन वो क्या बताते हैं, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी, घर में बैठ के काम करने की एक्सेप्टेंस, इसके कारण गिग इकोनॉमी बहुत सारी विमेन को एब्जॉर्ब कर सकती है। वी हैव नो आइडिया ये कैसे इन्फॉर्मेशन यूज होगी, बट आई फाउंड इट वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू। एंड देन लेकिन यहाँ पर लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस की अभी एम्प्लॉयर्स कैसे क्या क्या करें क्या ना करें इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए अकॉर्डिंगली इट शुड बी सीन दैट वे, ठीक है। रेगुलेशंस की थोड़ी एब्सेंस है यहाँ पर अभी। ओके, देन दोस्तों कि आप बहुत सारे ना आप पीपीआईज यूज करते हो। व्हाट आर पीपीआईज? पीपीआईज है प्रीपेड जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो आप पहले से ही आप जैसे आप मेट्रो में अगर ट्रेवल करते हो तो आप बहुत मेट्रो का कार्ड अपना पहले से नहीं फिल कर लेते। आप फास्टैग यूज करते हो तो फास्टैग में पहले से अपने पैसे भरवाए हुए हैं, है ना, तो आप बहुत सारे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो, ठीक है। अब यहां पर आरबीआई कह रहा था कि आपको उसके लिए थर्ड पार्टी यूज करनी पड़ती थी, कि जैसे कि आपने अगर फास्टैग में पैसे डालने तो आप किसी बैंक के थ्रू ही डलवा पाते थे पैसे। तो लेकिन अब आरबीआई ने रिसेंटली अपने बदलाव किए, वो कह रहे हैं कि जो इवन जो नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम जो प्रोवाइडर्स हैं, जो ऐसे बैंकिंग वाली चीजों में इन्वॉल्व नहीं लेकिन पैसा वगैरह में ट्रांजैक्ट करते ही है ना, अगर आपने फास्टैग में पैसा डालना है तो आपका पैसा तो ट्रांजैक्ट हो ही रहा है। तो इसीलिए जो पीपीआई इशूअर्स हैं, आपके कार्ड नेटवर्क्स हैं और व्हाइट लेबल एटीएम्स वगैरह जो हैं, वो भी अब आरटीजीएस एंड एनईएफटी सिस्टम का फायदा उठा पाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि आरटीजीएस एनईएफटी तो थोड़ा तो यूपीएससी के फेवरेट है, ठीक है। एंड देन 24 घंटे भी हो गए हैं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट बात पता है। तो इसीलिए अब बोलें कि सिर्फ बैंक्स के पास अवेलेबल नहीं है, ये इवन नॉन बैंक जो पेमेंट सिस्टम्स हैं, एनबीपीएस कहा जाता है इनको, इनके पास भी अवेलेबल हैं। एंड इनको सेपरेट एक आईएफएससी कोड एक्सेट्रा यूज होगा, और जो कोर बैंकिंग सिस्टम है ई कुबेर, वो यूज करके आरबीआई उन्हीं के थ्रू अब इनको भी सुविधा देने वाला है। ओके, देन दोस्तों आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स तो पढ़ लिया है ना, आरबीआई का 0 से लेकर 100 तक होता है, 3 पैरामीटर्स होते हैं, हमने टेस्ट में पूछा था आपसे। लेकिन क्या आपने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पढ़ लिया? दोस्तों नहीं, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, मिस हो गया तो सर मेरा। तो 5 पैरामीटर्स रहते हैं इसमें एंड सबसे ज्यादा वेटेज पेमेंट परफॉर्मेंस की है। एक बार 5 पैरामीटर्स पर नजर डाल लीजिएगा, ठीक है, कौन से 5 पैरामीटर्स हैं। एंड देन ये 5 पैरामीटर्स देखे हमने, इसका बेस ईयर हमने देखा था फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में देयर वाज नो बेस ईयर, यहां पर बेस ईयर है। एंड सेमी एनुअल वो साल में एक बार आएगा, ये साल में 2 बार आएगा। एंड 4 महीने के लैग से आएगा, डेटा कैलकुलेट करना है, इकट्ठा करना है। एंड देन उसके बाद देखें तो अभी रिसेंटली जो भारत में ये रैपिडली राइज हुआ, क्योंकि एकदम सडनली लोगों ने और रैपिडली अडॉप्ट की हमारी जो ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट करने के मॉड्यूल्स। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को मिस नहीं करेंगे आप, इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, 2 चीजें। ओके जी, देन फैक्टरिंग को लेके सरकार एक नया बिल लेकर आई थी, एक नया लॉ पास करना चाहती है, तो उसी के लिए फैक्टरिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। फैक्टरिंग सरल शब्दों में समझाता हूं आपको क्या होता है। मान लीजिए कि अभी आपने किसी को कोई जो बिल चुकाना है, मतलब कोई बकाया आपका पेंडिंग है, ठीक है, तो ये पार्टी ए मान लेते हैं, ये पार्टी बी मान लेते हैं, इन्होंने इसको कुछ सामान सेल किया, इन्होंने इसको पैसे चुकाने हैं एंड बिल रेज कर दिया, मतलब पैसा रेज कर दिया। मान लीजिए कि 1000 रुपया इनका पेंडिंग है, तो अभी ए को लगा कि सर जब ये सामान आगे बिकेगा, जब मैं अपने ग्राहक को बेचूंगा तो मुझे पैसे आएंगे, मैं आपको पे कर दूंगा। लेकिन बी कह रहा है सर मुझे तो अर्जेंटली चाहिए, मुझे तो पैसा बहुत जरूरी चाहिए, मुझे और आगे सामान मंगवाना होता है, मैं तो होलसेलर हूं, या जैसे भी मुझे सामान चाहिए होता है, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होता है, आप मुझे प्लीज 1000 रुपये जो चुकता कीजिए मेरे। तो अब यहाँ पर ना फैक्टरिंग सर्विसेज आ जाती हैं। फैक्टरिंग सर्विसेज क्या होती हैं? मान लीजिए कोई कंपनी है जो फैक्टर है या फिर जो फैक्टरिंग सर्विसेज ऑफर करती है, वो कहती है कि सर एक काम कीजिए, आप लाइए ये वाला बिल मुझे पकड़ाइए, ठीक है, बी पार्टी को बोलती है ये बिल मुझे पकड़ाइए, आप अभी ना मेरे से बदले में 990 रुपये ले लो, 10 रुपये मतलब थोड़ा सा मैं 1% रख रहा हूँ, ठीक है, 990 तो आपको इमीडिएटली रियलाइज हो गए। एंड जैसे ए से 1000 रुपये लेने हैं मैं अपने आप ले लूंगा,
ठीक है। तो अब फैक्टरिंग सर्विसेज वाले ने क्या किया, ऑन द स्पॉट भुगतान कर दिया, एंड जो बी को आगे को सामान खरीदना है, जैसे भी अपना बिजनेस रन करना था, सैलरीज पे करनी थी, वो आराम से कर सकता है। तो दीज आर नोन एज फैक्टरिंग सर्विसेज। दीज आर ऑल्सो नोन एज बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है, कि बिल को डिस्काउंट कर रहे हैं, थोड़ा सा 1000 की चीज को 990 में वो पे कर देते हैं, खुद जो बचेगा पैसा 10 रुपए जब इनके आएंगे, तो इसलिए सारा ए वापस करे ना करे ये रिस्क भी अपने सर पे ले लिया, ठीक है। एंड देन थोड़ा जो अगर बचेगा पैसा तो ये वाला 10 रुपए टाइप का देखिए, तो जो भी परसेंटेज डिसाइड करेंगे वो तो बिजनेस उनका है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो फैक्टरिंग को अभी चाहते हैं और रेगुलेट करना, अभी बहुत हमारे देश में एक जैसे इंपॉर्टेंट एक सर्विस है, हमारे देश के जो एमएसएमईज हैं जिनको हमेशा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें फैक्टरिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है उनके फाइनेंसेस को एक रॉबस्ट एक जो शेप देने के लिए, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि रिसीवेबल्स को किसी और एंटिटी को अपने ऊपर ले लेती है, एंड वो कहेगी कि मैं पैसा पे कर देती हूँ, आप जो पैसा आना होगा मैं अपने आप रिसीव करके आई विल मैनेज, ठीक है, सारा रिस्क मेरे पास है, ठीक है। एंड एक डिस्काउंट पे ऑफर करते हैं, ठीक है। इसलिए जो वही उसी को ही लाइबल बना देते हैं कि फ्यूचर डेट कलेक्शन मैं अपने आप करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आप जाकर ड्रीम 11 पे टीम बनाइए, ओके, ठीक है। तो इसीलिए फैक्टरिंग को लेकर अभी एनबीएफसीज को देखें, एनबीएफसीज का बिजनेस भी थोड़ा स्लो चल रहा था, एनबीएफसीज को फायदा मिलेगा फैक्टरिंग में, और अब वो एग्रेसिवली काम कर सकते हैं। रेगुलेटर कौन है, आरबीआई, भूलना नहीं है कभी भी, ठीक है, ओके। एंड देन जो सारा का सारा जो अभी उसके बाद जो फैक्टरिंग की जाती है उसके बिल्स की डिटेल डालनी होती है, तो बहुत रैपिडली डालनी होती है। पहले 30 दिन का टाइम था, अभी हटा दिया गया कि 30 डे टाइम नहीं है, आप डाल दीजिएगा, टाइम लाइन डिसाइड नहीं हुई है। एंड देन सारे के सारे जो रजिस्टर करनी होती है कि अच्छा मैं फैक्टरिंग एक सर्विस हूं, मैं भी ये आपको सर्विस प्रोवाइड करता हूं, कहां पर रजिस्टर करते हैं वो, हम सेंट्रल रजिस्ट्री जो कि सरफासी एक्ट के तहत बनाई गई थी, सरफासी एक्ट दैट मीन इस पर लागू होगा, ठीक है। सरफासी एक्ट के मतलब तहत ये रजिस्ट्री यहां पर जो इसकी लागू होगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आरबीआई रेगुलेटर एंड एनबीएफसीज एटसेट्रा वगैरह वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट, छोटे छोटे से कीवर्ड्स हैं, शायद हमारे कुछ पेपर में हेल्प हो जाए, ओके। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, दोस्तों रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है, अगर मैं देखूं कि जैसे मान लीजिए कि अभी चल रहा है 2021 चल रहा है, ठीक है, 2021 चल रहा है, लेकिन 2012 में मैंने कोई ट्रांजैक्शन की थी, उस पर मैंने सरकार को मान लो 15% टैक्स चुका दिया। सरकार कहती है 2021 में अरे ये तो बहुत कम टैक्स दिया था, आज के जमाने के हिसाब से देखें तो कम से कम आप पर लगना चाहिए था 40% टैक्स। तो एक काम करते हैं, जो ये बचा हुआ बकाया 25% टैक्स रह गया, आज चुकता कर दीजिए। आप कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हो, मैं 2012 में किया था, उस वक्त के लॉज के हिसाब से जो बनता था मैंने वो कर दिया। कहेंगे नहीं, जो पास्ट में जाके जब मैं अपने जो ट्रांजैक्शन डन इन द पास्ट पर मैं कुछ एडिशनल चार्ज लगा देता हूं, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कहा जाता है। रेट्रोस्पेक्ट में हम लॉ नहीं, हम किसी को हम जो गुनहगार साबित नहीं कर सकते, क्रिमिनल है ना, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 20 है, जो भी आप देखना, ठीक है, 20 में ही लिखा हुआ, 20 या 22 में लिखा हुआ मोस्ट लाइकली, ठीक है। वहां जाके हम रेट्रोस्पेक्ट में जाकर अपने लॉज को नहीं बदल सकते, लेकिन कौन से वाले, क्रिमिनल लॉज को, सिविल लॉज बदले जा सकते हैं, एंड टैक्सेशन इज अ सिविल लॉ। तो इसलिए सरकार ने 2012 में जब ये किया था, जब जो हच वोडाफोन वाले जो डील थी उस पर जो बात लगाई गई थी, तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन वहां पर पहली बार लागू किया गया था। एंड इसी कारण से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे वो कह रहे थे ऐसे तो आप कभी भी फ्यूचर डेट में बोलेंगे टैक्स चुकता कीजिए, आज के हिसाब से होना चाहिए। तो बहुत सरकार की हमारे बहुत किरकिरी और बहुत बेइज्जती हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रेजेंट डे के हिसाब से ही आपको टैक्सेशन होनी चाहिए। सरकार ने रिसेंटली इसी पर बात करते हुए कहा था कि हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को परमानेंटली ही बना करने वाले हैं, हम ऐसा बिल लेकर आ रहे हैं, एक लॉ पास करेंगे जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के बारे में बात ही नहीं होगी, कभी लगा ही नहीं सकते। एंड पर्टिकुलरली अभी रिसेंटली जो केन एनर्जी का जो विवाद चल रहा है उसमें भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की बात होती है, ओके। एलएलपी का मतलब क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। वैसे तो हमारी पार्टनरशिप होती है, आप और मैं कुछ मिलकर डिसाइड करें हमको चलो बिजनेस चलाते हैं, ठीक है, तो पार्टनर्स बन जाते हैं उसमें। लेकिन लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है एक तरह से, कि अगर आप कुछ कोई काम करें तो, और जैसे मान लीजिए आपने उधार लिया, चुकता नहीं कर पाया आप, ठीक है, बिजनेस के लिए आपने कोई पार्टनरशिप में कोई उधार लिया आपने, तो चुकता नहीं कर पाए, तो हमारी लायबिलिटीज अकॉर्डिंगली जिस तरह से हमारा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगा उसके हिसाब से हमारी लायबिलिटी एक तरह से तो ऐसा होता है कि मान लीजिए कि अगर मैं 30% पार्टनर हूं, आप 70% पार्टनर हैं, तो जैसे भी करके मुझे 30% चुकता करना ही है। अनलिमिटेड मतलब कैसे, कि चाहे मुझे अपने घर के बर्तन बेचने पड़े, 30% चुकता करने के लिए मुझे करना होगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, जो कंपनीज होती हैं, जो कॉर्पोरेशंस होती हैं, कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं होता। कॉर्पोरेशन में ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए हमने एक कंपनी बनाई हुई है जिसमें मैं 30% पार्टनर हूं, ठीक है, एक कंपनी में, लेकिन मैं उधार पूरा नहीं कर पाया, तो मेरे घर के बर्तन नहीं बिकते, जो मेरी कंपनी का एसेट बिकता है बेच लो उसको, ठीक है। अनलिमिटेड वहां नहीं होता, वहां
लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ मेरी कॉर्पोरेट अफेयर्स तक ही लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, लेकिन पार्टनरशिप में हमारी अनलिमिटेड हो जाती है। तो कुछ फायदे कुछ नुकसान भी हैं। फायदे ऐसा होता है कि वहाँ पे पर्टिकुलरली पार्टनरशिप में आपको कि थोड़े जो आपके जो जितने आपको जो कागज पूरे मेंटेन करने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, वो थोड़ी सी कम होती है पार्टनरशिप में, बिजनेस चलाना रिलेटिवली ईजियर होता है। तो लेकिन कॉर्पोरेट में आपको बहुत सारे बुक्स मेंटेन करनी होती है, कुछ प्रोज एंड कॉन्स चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि दोनों को मिक्स करते हैं, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशंस की बिजनेस चलाना भी आसान हो एंड लाइबिलिटी भी लिमिटेड कर देते हैं। एलएलपी की यहाँ पे हमने घोषणा की थी एंड जो वैसे यूएस वगैरह में तो बहुत पुरानी है, भारत में लेकिन 2008 में एलएलपी एक्ट लाया गया एंड इसीलिए कहा गया कि एक जैसे जैसे बिजनेस चलता है, बिजनेस के जैसे ही है तो पार्टनरशिप में ही आप दोनों, ठीक है, लेकिन जैसे बिजनेस चलता है वैसे ही एक परपेचुअल हम एक एंटिटी मानेंगे, चलती जाएगी, जिसमें लाइबिलिटी किसी की अगर हो पार्टनर की तो दूसरी पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं लिमिटेड रहेगी। एंड देन इसीलिए पर्टिकुलरली यहां पर जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस अप्लाई नहीं होती। कौन सी अप्लाई होती है? यहां पर जो हमने आपस में कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट किया, जिस तरह से हम चाहते हैं अपनी कॉर्पोरेशन को चलाना, वो अप्लाई होंगी एंड हमारी एलएलपी एक्ट 2008 वाली भी अप्लाई होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो लीगल बैकिंग, लायबिलिटी एक्सेट्रा का कुछ फर्क है, तो मैंने आपको जो अभी समझाने की थोड़ी सी कोशिश करी, शायद क्योंकि रिसेंटली अगेन न्यूज में एलएलपी एक्ट को अमेंड करने की बात हो रही है, तो इसलिए शायद इस पर सवाल पूछ सकते हैं। ओके, लास्ट दोस्तों RODTEP। ओके, अब हमने बहुत टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स रंग लाएं, बहुत पैसा कमा के दें हमें एक्सपोर्ट्स, तो लेकिन एक्सपोर्ट्स को लेके हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कब बिकेंगे, जब एक्सपोर्ट्स थोड़े कंपेटिटिव होंगे, सस्ते होंगे। सस्ते करने के लिए क्या करें? सबसे पहला स्टेप तो यही होता है ना कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई रॉ मटेरियल यूज़ किया एक्सपोर्ट का सामान बनाने के लिए, तो उस रॉ मटेरियल पे मैं टैक्स ना लगाऊं, है ना। टैक्स लगाकर तो चीज़ों का दाम बढ़ता ही है ना, तो टैक्स ना लगाऊं ताकि सस्ते से सस्ता रॉ मटेरियल जाए, उसको हम प्रोसेस करें एंड बाहर जाके बेचें, सस्ते से सस्ता बिके, अच्छी क्वालिटी एंड दाम भी कम, ठीक है। तो इसलिए हम अपना टैक्स, ड्यूटीज एक्सेट्रा जो लग रही होती है हटा देते हैं। तो लेकिन अब इसको लेके अब WTO ने तो कुछ बात की हुई है कि आप सर जो अगर इस पे एक तरीके से आप इस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सब्सिडी बनाकर देना शुरू कर दें, ठीक है। तो इसलिए भारत सरकार पहले मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम चलाती थी, लेकिन उसको यूएस ने WTO में जिसको चैलेंज किया एंड WTO ने कहा कि आपका कंप्लायंट नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट कंप्लायंट एंड भारत को अपना जो इसको चेंज करके जनवरी 1, 2021 से RODTEP लेके आना पड़ा, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, कि हम अब सर सिर्फ हम सब्सिडी नहीं दे रहे, हम सिर्फ ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो किसी ने पे किया हुआ है उसको रेमिट कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर किसी ने पे, पहले तो माफ कर रहे हैं उसको कि आपने कोई ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे नहीं करना, अगर पे कर दिया तो हम आपको रिफंड दे रहे हैं उसका, दैट्स इट, रिमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कि इस सिंपल प्रिंसिपल पे काम क्या करता है जो RODTEP, कि सर टैक्सेस एंड ड्यूटीज शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड, है ना। आपका एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट महंगा क्यों कर रहे हो बिना बात के उस पर टैक्स ड्यूटी लगाकर, तो इसलिए इसको हम जो अगर लग चुकी हैं हम उनको हम उसको एग्जाम्प्ट कर देंगे या रेमिट बैक कर देंगे, एक्सपोर्टर्स को वापस हम जो रिफंड करा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात देने वाली क्या है, यूएस ने चैलेंज किया था, WTO कंप्लायंट नहीं था, अब RODTEP इट इज WTO कंप्लायंट। एंड सिमिलरली हमने जो अपैरल एंड गारमेंट्स हमारी इंडस्ट्री होती है उसमें देखें तो हमने रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज, उस पर भी कोई ऐसे बहुत सारी ना, जरूरी नहीं है कि सारे के सारी जो टैक्सेस हैं वो सेंटर यूनियन द्वारा लगाए जा रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी लेवीज भी लगाई जाती हैं जो उनको भी हमें रिफंड करना पड़ेगा, जैसे जो हमारे कपड़ों की इंडस्ट्री पे पर्टिकुलरली उसको वापस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये क्या, जो पर्टिकुलरली जो टैक्सेस इसमें हम बात कर रहे हैं, रिफंड्स वगैरह मिलेंगे, तो क्या सभी तरह के टैक्सेस से? दोस्तों पहली बात तो वो है कि जो यहाँ पर जो सभी तरह के टैक्सेस का मतलब है जो प्रीवियस स्टेज में भी अगर आपने कोई प्रोडक्ट आपने कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उस पर इनपुट आपने कुछ बनाया, आपने कोई रॉ मटेरियल डाला, रॉ मटेरियल पीछे जहां से भी आया, जहां पर भी उसमें टैक्स लगा हुआ था वो भी आपको वापस मिलेगा। गेटिंग इट, ठीक है। जो प्रीवियस स्टेजेस में भी आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किए हैं वो भी आपको मिलेंगे वापस। गेटिंग इट, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है, डायरेक्ट टैक्स तो बाद में आएगा ना, कि आपको इनकम होगी, इनकम कमाओगे, इनकम टैक्स लगेगा आपका, वो नहीं, डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स की बात है, सिंपली रखिए इसको। ओके, एंड देन अगर कोई एग्जाम्प्टेड, रेमिटेड और जो वापस पहले ही ड्यूटी वापस हो चुकी है उसका क्या करें? सर दो बार थोड़ी ना ले लोगे आप, एक ही बारी मिलेगी ना, तो इसीलिए जो पहले मिल चुकी है उनको दोबारा नहीं मिलेगा। ओके, एंड देन
एक इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी कैटेगरीज यहाँ पर इसका बेनिफिट उठाएंगे सर। जो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट करती हैं वो वाले सेक्टर्स को यहाँ पे पहले प्राथमिकता दी गई है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर, जो जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, मरीन, है ना, एंड देन बाकी सेगमेंट्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वगैरह, प्लास्टिक मशीनरी, ये भी सपोर्ट लेंगे। लेकिन जैसे अगर आप कोई मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस वाली कोई चीज है जिसकी, एंड देन जैसे प्रोहिबिटेड गुड्स हैं, एंड जैसे अगर आपका जो डोमेस्टिक SEZ, जिसको हम डोमेस्टिक जो टैरिफ जोन भी कहते हैं, जो इंटरनली ऐसे भी हमारे देश में SEZ वगैरह हैं जहां पे पहले से ही कोई चीज इनपुट उसमें टैक्स लगता ही नहीं है, उसमें आपके एग्जाम्पशन है ऑफ कोर्स कि आपने पहले टैक्स नहीं लग रहा, आप उस पर और रिफंड थोड़ी ना मांग लोगे कुछ। तो इसीलिए ऐसी चीजों को हमने इनको अपनी सर्विसेज के जो ROD TEP के बियॉन्ड रखा। गेटिंग इट? तो कॉन्सेप्ट अगर समझने की कोशिश करते हैं, बाकी डिटेल में अगर कुछ आएगा शायद यहाँ पे हेल्प मिल जाए हमारी। तो दोस्तों यही एक क्विक रिवीजन करते हैं। ROD TEP हमने देखा ये एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, हमने रिमिट बैक करने की बात की है, कुछ आपने जो अपने टैक्सेस अगर पे कर दिए हो, ड्यूटीज अगर आपने पे कर दी हो, LLP की बात करी, LLP का बिल भी था कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कैसे डिफरेंट होती है हमारी नॉर्मल पार्टनरशिप से, एंड देन हमने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को हटाने की परमानेंटली बात की है। इट इज नॉट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कि जो हमारे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, क्योंकि हमने देखा कि क्रिमिनल एक्ट्स पर आप रेट्रोस्पेक्ट में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, लेकिन सिविल में कर सकते हो, इसे सरकार ने किया भी था लेकिन हटा रहे हैं उसको। तो फैक्टरिंग क्या चीज़ होती है, हमने देखा कि फैक्टरिंग मतलब बिल डिस्काउंटिंग टाइप की चीज़ होती है कि अगर आपका कोई किसी ने अगर आपने किसी से बिल अगर वापस लेना है, पैसे वापस लेने हैं आपने, तो आप एक सर्विस किसी और के लेते हैं, सर आप ये रख लीजिए बिल, आप इसके बदले मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट पे पैसे दे दीजिए, एंड आप उस इंसान से जाकर पैसे ले लेना, दैट इज नोन एज फैक्टरिंग। इसको लेके बिल आ रहा है एंड देन उसको रेगुलेट करने की बात हो रही है और ज्यादा NBFCs करेंगी ये, एंड RBI इसको रेगुलेट करेगा। RBI का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, 5 इसके पैरामीटर्स, एंड देन देखें तो 4 महीने के लैग से आएगा, साल में 2 बार आएगा। देन हमने इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स से कंफ्यूज नहीं करना। ओके, देन हमारे पास कुछ नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम वाले भी होते हैं जो कि अब RBI के नेफ्ट RTGS का फायदा उठा पाएंगे। एंड देन गिग इकोनॉमी नामक चीज़ देखी हमने, जो कि टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप की नॉन परमानेंट चीज़ रहती है। जोमेटो एटसेट्रा, विमेन एटसेट्रा को बहुत फायदा दे सकते हैं ये जॉब्स में, क्योंकि अगर वो जो घर बैठ के काम करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। ओके, देन RBI ने कहा कि वो अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी G-Secs में अब जो रिटेल लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड देन बेस्ट पार्ट क्या है कि टैक्स एफिशिएंट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, नॉन कंपेटिटिव बिडिंग में। रेट कौन डिसाइड करेगा, जो कंपेटिटिव बिडिंग वाले। ओके ठीक है, तो डेडिकेटेड पोर्टल है इसका, एंड अच्छी बढ़िया सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे आप। IPO की ग्रे मार्केट के बारे में देखा हमने, एंड कॉस्ट तक रेट क्या होता है, एंड देन ग्रे मार्केट प्रीमियम नामक चीज देखी। ये इलीगल है? नहीं सर, इलीगल नहीं है, ठीक है, अनऑफिशियल है, इलीगल नहीं है। ओके, देन हमने देखा कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, कुछ हमारी डिजिटल नामक चीज की बात चलती है, उसकी बात करी। जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पे आपका ब्रिक एंड मोर्टार कोई प्रेजेंस हो तभी हम मानेंगे टैक्स के लिए, नहीं। काउंटर साइक्लिकल हमने देखा, बफर के बाद भी करी। कैपिटल बफर RBI ने कहा था अब इसको एक्टिवेट नहीं करना, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, देश मैनेज कर लेगा, लेकिन जो क्रिटिकल सिचुएशंस में इसको हम एक्टिवेट भी कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी, ताकि कंप्लायंस का जो बर्डन है उसको थोड़ा कम किया जाए, एंड हमारे जो बैंक्स एक्सेट्रा को हम देखें कि बढ़िया काम कर पाए। वो 1 साल के लिए इसको गठित किया गया। ओके ठीक है दोस्तों, तो बाकी ये 3 टर्म्स, जो 3 वीडियोस आपने देखने हैं, एंड देन उसके बाद जो हमने ये जो टॉपिक्स देखे हैं वो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप प्लीज अपने हिसाब से इनको जो PDF एटसेट्रा को देखिए, 2 मिनट सीरीज, प्रीमिक्स एटसेट्रा, है ना। इतना सारा कंटेंट है, हर साल हम पूरा साल भर प्रिपेयर करते हैं, एंड अंत में देखते हैं कि हाँ इतना कुछ पढ़ाई में से कितने सारे क्वेश्चन निकल के प्री निकाल सकते हैं हम। तो इसलिए साल भर की मेहनत को जनरली हम डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते ना, इसलिए जो साल भर की मेहनत है वो तो अलग ही चीज़ है। लेकिन लास्ट मिनट में बस आपको मैं एक चीज़ चाहता हूँ बताना कि जो लास्ट के जो दोस्तों आपका ना 1 दिन होता है ना, लास्ट का जो 1 दिन है वो बाकी नॉर्मल दिनों के 10 दिन पर भारी है। तो इसीलिए लास्ट के डेज को तो अंडर एस्टिमेट करो ही मत। लास्ट डेज में पूरा का पूरा एफर्ट, पूरा जोर, पूरा जान, पूरी दिल लगा दो, एंड रट लो चीज़ों को, बार बार रन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड प्री क्रैक होता है दोस्तों। हर साल होता आया है, बहुत सारे अच्छे बच्चों का भी, आपका भी होगा। लास्ट डेज को अंडर एस्टिमेट मत करना, बस मैं ये कह रहा हूँ कि लगता ना अरे नहीं अब तो बस अब तो नदियाँ पार हो गई, देखी जाएगी, अगले साल देखेंगे। नहीं, लास्ट मिनट में बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑलराइट, करेंगे भी। चलिए मिलेंगे दोस्तों अपने अगले लेक्चर्स में, मेहनत करते रहो, बाय बाय।